हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स की बात हमने कर ली थी। आज उसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं एक जेई में एक प्रॉब्लम पूछा जा चुका है, उसकी सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। लेट अस सपोज हमने यहाँ पर ये डायरेक्शंस को इंडिकेट कर लिया। ये बेटा यहाँ पर देखिए, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। प्रॉब्लम आपसे ये कहा गया, ए कार ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मेकिंग एंगल 45 डिग्री टू द ईस्ट। मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एक कार आपका ट्रेवल कर रही है, कितना बेटा बोलो, 6 किलोमीटर आपका ट्रेवल कर रही है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। उसके बाद आपसे कहा गया, आफ्टर देन ही ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री टू द ईस्ट। अब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ बताइए 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। अभी कितना ट्रेवल कर रही है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर रही है। 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ईस्ट से कितना एंगल बना रही है बेटा, 135 डिग्री एंगल ही बना रही है। आपसे पूछा जाए हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। मतलब क्या पूछा गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब बेसिकली इन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, प्रॉपर तरीके से वेक्टर एडिशन करना है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, ये देखिए 6 जो है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। 6 के बताइए कितने कंपोनेंट होंगे, 2। ये कौन सा होगा बेटा बोलो, 6 cos 45, ये हो गया 6 cos 45। और cos 45 की वैल्यू कितनी हो गई, चलो मैं यहीं पर cos ही बना देता हूँ। 6 cos अपना से 45 और इसके परपेंडिकुलर ये कितना हो गया, 6 sin 45 हो गया, ठीक है ना, 6 sin 45। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए ये 135 डिग्री एंगल, मतलब ये कितना हो गया 45, मतलब यहां पर ये भी कितना होगा बेटा 45 डिग्री होगा। तो इसके भी देखिए 2 कंपोनेंट होंगे, है ना, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। बताया क्या बताया था, थीटा का पड़ोसी कौन सा, कॉस, और परपेंडिकुलर कौन सा, साइन। तो इसका ये जो थीटा का पड़ोसी है ये आपका 4 cos 45 हो गया, और इसके परपेंडिकुलर कितना हुआ बेटा 4 sin 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये कितना 6 cos 45, ये 4 cos 45, तो इधर की तरफ आप कहां से बताओ कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 - 4 यानी कि 2 cos 45, 2 cos 45 डिग्री हो गया। इधर बताइए दोनों ऐड हो गए, मतलब यहां से हो गया 10 sin अपना से 45 डिग्री हो गया। अब बताइए ये आई कैप में, ये जे कैप में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बेटा यही तो होगा रिजल्टेंट, यही तो हमें पता करना है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाना है ये हमें देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू, आपने इधर लिख लिया 2 cos 45 इंटू अपना से कितना बेटा आई कैप, और प्लस 10 sin अपना से 45 इंटू अपना से जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू 2 इंटू cos 45 कितना 1/√2 इंटू आई कैप प्लस 10 sin 45 कितना 1/√2 इंटू अपना से जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू 2/√2 कितना बेटा √2 इंटू आई कैप प्लस 10/√2 कितना हो जाएगा 5√2 इंटू अपना से जे कैप। ये देखिए ये आंसर आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए बेटा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बताओ कैसे करेंगे। मैग्नीट्यूड एस की वैल्यू अपना से इसका मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना बेटा √2 का होल स्क्वायर, और प्लस जे कैप का कोफिशिएंट कितना हो गया 5√2 का होल स्क्वायर ही हो गया। इसको सॉल्व कर लें तो √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना 25,
25 और रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, यानी कि 25 इंटू 2 अपना से कितना होगा 50, मतलब यहाँ से अंडर रूट 52 किलोमीटर ये अपना से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। क्या आ गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद इसका डायरेक्शन अगर पता करें तो डायरेक्शन देखिए अपना से कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से इसकी डायरेक्शन मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है अल्फा, तो टेन अल्फा बताओ क्या होता है? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट यहाँ से कितना हो गया 5√2 और x कंपोनेंट कितना हो गया √2 कैंसिल, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो अल्फा यहाँ से हो गया 10 इनवर्स ऑफ 5। इस तरीके से इतना एंगल बनाते हुए, और इसका डायरेक्शन बताइए कौन सा हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। कौन सा बेटा? मतलब ये हम यहाँ से कह सकते हैं ये ईस्ट हो और ये नॉर्थ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपना एस इक्वल टू बोलो कितना, ये एस और ये अल्फा ये आ गया। तो ये इसकी डायरेक्शन बताइए कौन सी हो जाएगी बेटा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा जो कंप्लीट स्टेटमेंट आप पास होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट 52 किलोमीटर किस डायरेक्शन बेटा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कितना एंगल बनाते हुए? अल्फा की वैल्यू आप पास से बताओ कितना, 10 इनवर्स ऑफ 5। इतना एंगल बनाते हुए नॉर्थ ईस्ट में अपना से ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इस तरीके से आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। या इसी प्रॉब्लम को देखिए हम डायरेक्ट देख सकते थे। डायरेक्ट देखिए कैसे देख सकते थे, तो ध्यान देना, ये टोटल 135 डिग्री एंगल हो गया, ये 45, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ 6 और 4 ये दोनों वेक्टर एक दूसरे कैसे बेटा बोलो परपेंडिकुलर हो गए। अगर इस 6 और 4 इन दोनों के बीच देखिए एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका से कितना, अंडर रूट आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस आपका से कितना 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट आपका से कितना होगा 36 प्लस आपका से कितना बेटा 16 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 हो गया और ये 5, मतलब अंडर रूट 52 आपका से किलोमीटर। देखिए डायरेक्ट आ गया। लेकिन हमें डायरेक्शन को देखने के लिए प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट को देखना पड़ेगा, तब हमारा कंप्लीट आप वहाँ से आंसर आएगा। ये तो क्या आ गया मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन देखने के लिए हमें प्रॉपर ये काम करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर अपना से मैच करेगा, अदरवाइज नहीं बेटा, ठीक है ना। चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं जरा। देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, आपसे कहा जाए, चलिए मैं प्रॉब्लम यहाँ पर लिख देता हूँ। आपसे कहा जाए इफ sum of the two unit vectors is a unit vector, then find magnitude of difference of two unit vector। मतलब प्रॉब्लम हमारा ये है कि इसमें कहा गया कि इफ सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब दो यूनिट वेक्टर का सम खुद एक यूनिट वेक्टर है, तो आपसे पूछा गया देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है बेटा। तो चलिए देख लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो यूनिट वेक्टर हमने ले लिए, n1 कैप और आप पास n2 कैप आप पास ले लिए, दो यूनिट वेक्टर ले लिए। कौन कौन से बेटा, n1 कैप और n2 कैप। n1 कैप में n1 कितना है 1, मतलब मैग्नीट्यूड 1, n2 भी कितना बेटा 1। अगर हम इनको सम करें तो देखो ns, मतलब सम करें तो ns की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई n1 कैप और प्लस आप कहाँ से कितना बेटा n2 कैप ही आ गया। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड ns की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, अंडर रूट यहाँ से कितना बेटा n1 स्क्वायर प्लस आपका से n2 स्क्वायर और प्लस आपका ट्वाइस n1 n2 cos थीटा के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है ना। अब ns बताइए खुद एक यूनिट वेक्टर है, द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिटी, मतलब यूनिट वेक्टर है, तो ns की वैल्यू कितनी 1, n1 भी कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आपका से 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 2 cos थीटा हो गया।
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाए, तो यहाँ पर 1 + 1 2 प्लस अपना से कितना बेटा 2 cos थीटा हो गया। तो 2 cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई -1, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी हो गई -1/2। ये हमने देखिए अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया, थीटा कैलकुलेट कर लिया कॉस के टर्म्स में, ठीक है ना। अब आपको डिफरेंस अगर निकालना है तो एनडी बताइए डिफरेंस आपका से कितना आएगा n1 कैप माइनस आपका n2 कैप, तो इसी का डिफरेंस तो चाहिए हमें। तो एनडी की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, ये √n1² + n2² -2n1 n2 cos थीटा, ठीक है ना, ये आ गया बेटा। तो √n1² मतलब 1 मैग्नीट्यूड 1, तो 1 + 1 -2 × 1 × 1, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी -1/2, ये कैंसल आउट हो गया। तो अंडर रूट अपना से कितना बेटा ये 1 + 1 + 1 मतलब आंसर कितना होगा √3। इस तरीके से ये अपना से आसानी से आंसर आ गया, दैट इज अपना से कितना बेटा √3। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बेटा उसके बाद हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसमें हम बात करते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन की बात करते हैं। पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, यानी कि बहुत सारे वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। तो इससे पहले हम एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स में सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ की बात हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली लॉ ऑफ पॉलीगॉन इज नथिंग बट दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन आपका से एक फॉर्म है जिसको हम अभी बात करेंगे। बहुत सारे ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, 2 वेक्टर्स को ऐड करते थे, है ना, एक वेक्टर का हेड तो दूसरे के बेटा अपना से वहां पर क्या टेल होता था, और इनिशियल को पकड़ो फाइनल को पकड़ो, इनिशियल से फाइनल को मिलाते थे तो वो कौन सा वेक्टर होता था बेटा रिजल्टेंट वेक्टर होता था। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन में। लेट अस सपोज हमारे पास कोई 3 वेक्टर हमने लिए, दिस इज अपना से वेक्टर ए, ये कोई वेक्टर ए, फिर हमें ऐड करना है एक कोई दूसरे वेक्टर अपना से बी से ऐड करना है। चलिए एक वेक्टर और ले लें, यहाँ पर ये वेक्टर सी अपना से इस तरीके से ले लिया हमने, ठीक है ना। अब इनको हमें ऐड करना है इन तीनों को। तो सबसे पहले जरा देखिए कैसे करेंगे। वेक्टर ए को आपने यहाँ पर इस तरीके से रखा, दिस इज अपना से वेक्टर ए इज दिस। फिर उसके बाद ये कौन सा हो गया बेटा वेक्टर बी। अब अगर इन दोनों को ऐड कर लें, ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो बेटा ये होगा, देखो हम डॉटेड लिख रहे हैं तो ये कितना होगा a + b। अब इन दोनों की जगह हम यहां पर एक नया वेक्टर हमारा हो गया, कौन सा हो गया बेटा a + b, कौन सा a + b। तो यहां पर इन दोनों की जगह हमारा एक नया वेक्टर हो गया a + b। चाहो तो इन दोनों को हम यहां से हटा भी सकते हैं। अब तीसरा वेक्टर c हमने यहां पर ले लिया, दिस इज अपना से वेक्टर c, ये देखिए वेक्टर c। तो अब ये दोनों वेक्टर देखिए, एक वेक्टर तो इन दोनों का रिजल्टेंट a + b और तीसरा वेक्टर c। तो अब ये 2 वेक्टर आपका से बताइए किस लॉ के तहत ऐड हैं। हम जान रहे हैं ये दोनों वेक्टर, बताओ कौन सा, ट्रायंगल लॉ के तहत। देखो इस वेक्टर का ये क्या हो गया हेड और इसका क्या हो गया टेल। अब इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, तो अब बताओ इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, ये हो जाएगा a + b और प्लस अपना से कितना बेटा c। ये देखिए इसका रिजल्टेंट हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, मतलब यहां से ये इसका रिजल्टेंट हो गया a + b + c, दिस इज द रिजल्टेंट। मतलब हम यहां पर डायरेक्ट आपको रफली समझाने की कोशिश करें कि लेट अस सपोज अगर कोई वेक्टर अपना से a है और ये वेक्टर अपना से बताओ कौन सा बेटा b है, और ये वेक्टर अपना से लेट अस सपोज आपका c है, तो आप क्या करेंगे, a और b का रिजल्टेंट देखो a + b, और a + b और c का रिजल्टेंट बेटा इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो। तो इसका बताओ रिजल्टेंट अपना से कितना, ये रिजल्टेंट वेक्टर अपना से कितना होगा a + b प्लस अपना से कितना बेटा c, ये हो गया लो a + b + c हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लेट अस सपोज देखो एक वेक्टर अपना से बेटा a है, ठीक है ना, दूसरा वेक्टर अपना से बताओ कौन सा b है, तीसरा वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया, दिस इज अपना से वेक्टर c। फिर हमने यहाँ पर ये देखिए ले लिया, ये वेक्टर अपना से बताओ कौन सा बेटा c। उसके बाद देखो एक वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया, चलो दिस इज अपना से वेक्टर d। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया e, और उसके बाद अपना से एक वेक्टर ले लिया अपना से f ले लिया। अब इन सारे वेक्टर्स को ऐड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बताओ ये एक ही वाइज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो आपको इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, इनिशियल से फाइनल को मिला दीजिए, तो यही तो रिजल्टेंट वेक्टर r बताओ कितना होगा, ये आपका r होगा a + b + c + d + e + f के इक्विवेलेंट हो गया,
ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका से कितना, ये हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी प्लस कितना बेटा, प्लस आपका c प्लस आपका से d और प्लस आपका से e और प्लस बताओ कितना बेटा f, ये आ जाएगा। इन सभी को ऐड कर दो, वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इसकी डायरेक्शन बताओ कौन सी होगी, इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब चलिए मैं इसी में एक कंसेप्ट और देख लेता हूं, जरा ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट और देख लेता हूं कि लेट अस सपोज ये कोई वेक्टर ए है बेटा, ध्यान से देखना प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं। दिस इज अपना से वेक्टर ए और ये कोई वेक्टर हमने ले लिया बी, दिस इज अपना से वेक्टर बी। अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करूं और उसको मैं बोलूं रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर सी, तो बताओ वेक्टर सी कितना होगा, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल, तो वेक्टर सी बेटा यही तो होगा लो, दिस इज अपना से वेक्टर सी। और वेक्टर सी किसके इक्वलेंट होगा, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस अपना से वेक्टर बी। मतलब वेक्टर सी जो है वो ए और बी इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो बताओ वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। अब आप जरा ध्यान से सुनिए कि अगर मैं ये इस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, तो यहां पर अगर मैं डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो ये अपोजिट वेक्टर हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस सी वेक्टर। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस सी इक्वल टू यहां से कितना बेटा, ए प्लस बी के इक्वलेंट हो जाएगा। अगर हम इसको इधर ले गए तो हम यहां से कह सकते हैं a प्लस बी और प्लस अपना से कितना बेटा c इक्वल टू कितना 0। मतलब यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अपना से कितना 0। मतलब अगर कभी भी ये तीन वेक्टर देखो, मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 कब हो रहा है, जब तीनों कैसा कंप्लीट लूप बना रहे हैं एक ही सेंस में, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 0। मतलब हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर 0 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 0। अब यही प्रॉब्लम एक बार पूछा जा चुका है कि बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ये तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे तीनों वेक्टर्स कैसे होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए। मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें एक कंडीशन है, ये तभी 0 होगा जब ये तीनों वेक्टर्स कैसे होना चाहिए, एक ही प्लेन में लाई होना चाहिए, एक ही मतलब कोप्लेनर होना चाहिए। कोप्लेनर मींस क्या होता है, ऑल दोज वेक्टर्स विच आर कंटेन्ड इन ए प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, वो सारे वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर। मतलब ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल होगी जब तीनों वेक्टर्स कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दो वेक्टर्स तो प्लेन में हैं और तीसरा इसके परपेंडिकुलर है, तो पक्का है a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी आपका 0 कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब ये सारे कैसे होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंप्लीट लूप बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे बेटा, एक वेक्टर आपका से a हो गया, दूसरा वेक्टर हमने यहाँ से b ले लिया, तीसरा वेक्टर हमने यहाँ पर c ले लिया, फिर हमने एक वेक्टर आपका से मान लो d ले लिया, और उसके बाद आपका से मान लो एक वेक्टर हमने यहाँ पर बेटा कितना, ये आपका से e ले लिया, ठीक है ना। तो अब बताओ इनका रिजल्टेंट कितना, 0, क्योंकि इनिशियल भी कंप्लीट देखिए क्लोज लूप बन रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू कितना 0। नहीं तो आप ऐड कर सकते हैं, देखो दो को, इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा ये होगा a प्लस बी, और a प्लस बी और c का रिजल्टेंट बेटा ये होगा कितना, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अब a प्लस बी प्लस सी और d का रिजल्टेंट ये होगा, है ना, लेकिन ये अपोजिट है, तो पक्का है अगर मैं यूं करें तो ये अगर इनिशियल और फाइनल इसकी डायरेक्शन ये हो जाए, तो बताओ इसकी डायरेक्शन, तो ये इन सभी वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका से बन जाएगा। अभी इस सिचुएशन में कंप्लीट लूप बन रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू कितना बेटा 0। ये पॉइंट आपका समझ में आ गया। दिस इज द पॉलीगॉन लॉ, ये पॉलीगॉन लॉ आपका हो गया, ठीक है ना। अब इस पर बेस्ड आपका से और भी कुछ आपका से कंसेप्ट की बात करेंगे। चलो इसी में आपका कुछ लॉज की बात कर लेते हैं, बेसिक है, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक होता है बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो गया कि हम यहाँ से कहेंगे कि a प्लस बी अगर हम कहें तो ये अपना से बताओ इक्वल टू अपना से कितना b प्लस ए। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, देखो a प्लस बी इधर b प्लस ए, तो ये दोनों वैल्यू कैसी आएंगी बेटा, इक्वल आएंगी। मतलब a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, मतलब हम ये कह सकते हैं इट फॉलोज अपना से कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा बेटा, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ।
ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। अब एक रूल और समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पर कहें कि a प्लस आपका से b, ध्यान सुनना, a प्लस b प्लस आपका c इक्वल टू आपका से कितना बेटा a प्लस आपका b प्लस c, मतलब अगर a प्लस b का जो रिजल्टेंट है उसमें वेक्टर c को ऐड किया जाए तो उसी के इक्वलेंट होगा कि अगर b और c का रिजल्टेंट बना के a को ऐड करें तो ये दोनों आपका कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ये तो बेसिक नॉर्मल आपका से प्रॉपर्टी है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में कितना b प्लस सी, मतलब ये दोनों इक्वल आएंगे। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं बेटा, एसोसिएटिव लॉ। और ये बताइए कौन सा, कॉम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, इट फॉलोज अपना से एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं, ये आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका यूज करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए अब आगे और देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की बात और कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें एक हम थ्योरम की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड अपॉन लामीज थ्योरम। कौन सी थ्योरम बेटा, लामीज थ्योरम। देखिए लामीज थ्योरम क्या है, लामीज थ्योरम लामीज थ्योरम हमारी क्या कहती है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूं, उसके बाद आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज हम यहां पर एक बेटा ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए हमने ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में इसको हमने इधर ले लिया F1, 3 फोर्स हमने ले लिए। ये कौन सा ले लिया बेटा, F1 फोर्स हमने ले लिया, और इधर हमने ले लिया F2 फोर्स ले लिया, F2 फोर्स, और इधर हमने ले लिया कौन सा, F3 फोर्स ले लिया। ये 3 फोर्स हमने यहां पर इस तरीके से ले लिए, F1 F2 F3। तो जाहिर सी बात है कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा बेटा, 0। मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू कितना, 0। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि F1 प्लस अपना से कितना बेटा, F2 और प्लस अपना से F3 इक्वल टू कितना, 0। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तीनों का जो वेक्टर सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं ये एंगल अपना से 37 डिग्री ले लूँ, कितना बेटा, 37 डिग्री, और ये एंगल 90 डिग्री ले लूं तो ये एंगल अपना से कितना होगा बेटा, बोलो 53 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। इस ट्रायंगल में ये जो साइड होगी वो कितनी होगी बेटा, बोलो, ये अपना से 4, मतलब यहां से ये होगा बेटा 3, और ये अपना से कितनी होगी 4, और ये बताइए कितना होगा 5, ये कितना होगा 5, ठीक है ना। 3 4 अपना से 5, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं, इसको F1 ले लूं, इसको अपना से बेटा F2 ले लूं, और इसको मैं F3 ले लूं। ABC ले सकते थे, F1 F2 F3 ले सकते हो, B1 B2 B3 कुछ भी ले सकते हो, वेक्टर ले लें। मतलब F1 ये कितना 3 यूनिट, ये कितना बेटा 4 यूनिट, और ये कितना बेटा 5 यूनिट, तभी तो 37 53 और ये अपना से कितना 90 डिग्री होगा। ओके, 3 वेक्टर हमने ले लिए और इन तीनों का सम F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू कितना, 0 ले लिया। अब मैं इसमें एक एक्सपेरिमेंट ये करता हूं कि अगर F1 के सामने वाले 2 वेक्टर्स बताइए कौन कौन है, F2 और F3, तो F2 और F3 के बीच में एंगल कितना होगा। तो F2 और F3 किस लॉ के तहत है बेटा, ट्रायंगल लॉ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसके बीच एंगल ये अपना हो गया, इसको लेट अस सपोज अल्फा ले लिया, और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस अपना से कितना 37 डिग्री होगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा। चलिए F2 के सामने बताइए कौन कौन से 2 फोर्स हैं, F2 के सामने अपना से F1 और F3 हैं। तो F1 F3 के बीच में एंगल बताओ कितना होगा, F1 और F3 के बीच में। तो बेटा ये अपना से F3 को एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब ये एंगल अपना से बेटा ये हो गया, और इसके बीच एंगल ये कितना होगा 180 माइनस 53 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 180 माइनस 53 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। F3 के सामने 2 फोर्स हैं F1 और F2, ये तो परपेंडिकुलर हो गए, F1 को एक्सटेंड किया, मतलब ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री पास हो गया, कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो चलो इसको अल्फा ले लें, इसको हमने यहां से बीटा ले लिया, और इसको चलिए मैं गामा ले लेता हूं, मतलब गामा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू कितना बेटा 90 डिग्री। अब हम सबसे पहले यहां से F1 अपॉन साइन अल्फा, मतलब F2 और F3 के बीच में देखें तो यहां से बताओ कितना होगा, ये 3 अपॉन साइन कितना 180 माइनस 37,
अगर मैं इसको करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। बताइए, अब इसको आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बेटा पढ़ाया है काफ़ी डिटेल में कि साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ESTC में S कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, मतलब साइन और कॉसिक पॉजिटिव और सभी कैसे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। और थीटा किससे बाउंड है, 180 से, तो थीटा अगर 180 और 360 से बाउंड है तो क्या होगा, नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। तो बताओ साइन 180 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा, थीटा मतलब यहाँ से कितना 37 डिग्री। अब आप बताओ कि यहाँ से 3 अपॉन साइन 37 और साइन 37 बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5, तो 3/5 कहाँ चला गया, ऊपर। सॉल्व करेंगे तो आप पास से कितना 5 वैल्यू आ गई, मतलब 3 अपॉन साइन दिस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। दूसरा जरा देखते हैं F2 यानी कि 4 अपॉन, ये तो फर्स्ट हो गया, फिर जरा सेकंड देखते हैं 4 अपॉन। अब इसके सामने इन दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है, बीटा, तो बताओ 4 अपॉन साइन 180 माइनस अगर 53 डिग्री करें तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, अगेन साइन थीटा, मतलब थीटा यहां पर कितना है 53 डिग्री। अब साइन 53 डिग्री बताओ कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5, तो यहां से ये हो जाएगा, ये 4 अपॉन 4/5, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, मतलब अगेन कितना आ गया 5। उसके बाद देखिए F3 अपॉन, मतलब F3 यहां पर कितना है बेटा, जरा ध्यान से सुनो, ये देखो F3 कितना है 5, तो यहां से 5 अपॉन साइन कितना, इन दोनों के बीच एंगल कितना 90, साइन 91, तो ये कितना 5, मतलब तीनों इक्वल आ रहे हैं। तीनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये तीनों इक्वल तभी आएंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू आपका से कितना 0, ठीक है ना, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0, मतलब इस पर नेट फोर्स कितना है 0। कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा, 3 फोर्स लग रहे हैं। अब इसी डायग्राम को देखो हम ऐसे बना सकते हैं, जरा ध्यान सुनना, ये तीनों फोर्सेस को हम पैरेललोग्राम लॉ से जरा अटैच करते हैं, सारे एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर अटैच करने की कोशिश करते हैं। तो F1 की तरफ बेटा नीचे देखो, F1 तो इधर की तरफ हो गया, लो F1 इधर की तरफ हो गया, F2 ये हो गया, लो F2 आप वहां से बेटा ये हो गया, F2 ये हो गया, और F3 बेटा ये है, तो F3 आपने इस तरीके से ले लिया, लो ये F3 आपने ले लिया, F1 F2 और F3। अब आप जरा बताओ F1 F2 के बीच में एंगल कितना था, गामा, ये देखो ये आप वहां से 90 डिग्री था, ये गामा कितना बेटा, गामा ले लिया हमने, चलो। और F2 और F3 के बीच में एंगल बताओ कितना, ये कितना हो गया, अल्फा हो गया, ये कितना अल्फा, और ये बताइए कितना हो गया, बीटा हो गया। अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर 3 फोर्स इस तरीके से दे रखे हैं, F1 F2 F3, F1 के सामने वाला एंगल अल्फा, F2 के सामने वाला एंगल बीटा, और F3 के सामने वाला एंगल कितना, गामा, तो पक्का है इस पर नेट फोर्स कितना होगा, इस पर नेट फोर्स आप कहां से बताओ कितना बेटा, 0। नेट फोर्स 0 तभी होगा, कंडीशन बताओ हमने अभी क्या बताया, F1 अपॉन आपका से कितना साइन अल्फा इक्वल टू आपका से F2 के सामने वाला एंगल बीटा, तो F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू यहां से कितना बेटा F3 अपॉन साइन गामा। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो पक्का है कि इस पर नेट फोर्स बताओ कितना होगा, 0। अगर यही लामीस थ्योरम है, लामीस थ्योरम मतलब अगर इस पार्टिकल पर नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 का मतलब F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो पक्का उस पर नेट फोर्स हमेशा कितना होगा, 0 होगा। इसका यूज होल मैकेनिक्स में जनरली, अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, वहाँ पर हर जगह और भी बहुत सारे चैप्टर्स में आगे आपके पास इसका यूज होगा, किसका बेटा, लामीस थ्योरम का। तो ये पॉइंट आपको याद रखो। इसको देखिए हम ऐसे तो बना सकते हैं, देखो कैसे ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ये कितना हुआ बेटा बोलो, F1 हो गया, ये कितना F1, ये बताओ कितना हुआ, ये आपके पास F2 हो गया, ये F2 हो गया, लो, और ये बताइए कौन सा हो गया, F3 हो गया, ये F3 हो गया, है ना, ये F3 हो गया, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू आपका से कितना बेटा, 0। F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू कितना, 0। तो इसको आसानी से हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। चलिए एक और इसी में कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, देखो कैसे, नेट फोर्स 0। कभी भी एक चीज और याद रखिए, इसको डायरेक्ट आप कहां से याद रखिए बेटा, कभी भी 3 फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, क्या बोला मैंने, 3 फोर्स हैं और ये सारे प्लेनर हैं,
तीन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और एंगल भी अगर सेम है तो पक्का उसका नेट फोर्स बताओ कितना होगा, 0। क्या बोला हमने, तीन फोर्सेस का, तीनों फोर्स F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 कर दें और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा कर दें तो पक्का उस पर नेट फोर्स हमेशा कितना होगा, 0 होगा। नेट फोर्स कितना होगा, 0। जैसे आपसे कहा जाए कि एक पार्टिकल पर एक फोर्स हमने F इधर की तरफ लगा दिया, एक फोर्स F इधर की तरफ ये लगा दिया और एक फोर्स F इधर की तरफ लगा दिया, ठीक है ना। अब ये एंगल बताओ कितना, 120 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो गया, 120 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो गया, 120 डिग्री। तो पक्का है कि इस पर रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। डायरेक्ट देखो, ये तीनों आपस देखो, अल्फा बीटा गामा सेम है और F1 F2 F3 सेम है, तो पक्का उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स कितना बेटा, 0। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो इन दोनों का बताइए, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इस साइड आप पास होगा, ठीक है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो F रिजल्टेंट आप पास से बताओ क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। F1 स्क्वायर कितना बेटा, F स्क्वायर, F2 स्क्वायर भी कितना, F स्क्वायर, प्लस 2F1 F2 कितना, 2F स्क्वायर, कॉस कितना हो गया, 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, मतलब आपका 2F स्क्वायर और प्लस आपका से 2F स्क्वायर और कॉस 120 कितना होता है, -1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर कितना, F स्क्वायर, तो अंडर रूट F स्क्वायर कितना होगा बेटा, F हो गया। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट F इधर और F इधर, तो F माइनस F कितना, 0, F माइनस F कितना, 0। ये आपका सेम। अब अगर हमें ये बार बार फॉर्मूला यूज ना करूं, ध्यान सुनना कि अगर मैं ये बार बार फॉर्मूला यूज ना करूं तो F रिजल्टेंट, ध्यान से सुनो बेटा, F रिजल्टेंट इक्वल टू, अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई भी दो फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब F1 इक्वल टू आपका से कितना बेटा, F2 इक्वल टू आपका से F से, तो अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो कैसे, रिजल्टेंट फोर्स आपका से कितना होगा, अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और प्लस आपका से कितना, 2F1 F2 आपका से कॉस थीटा होता है। तो अंडर रूट F1 स्क्वायर कितना, F स्क्वायर हो गया, प्लस F2 भी F है, F स्क्वायर, प्लस ट्वाइस F स्क्वायर, ये कितना बेटा, कॉस थीटा हो गया। तो अंडर रूट 2F स्क्वायर और प्लस आपका से कितना, 2F स्क्वायर कॉस थीटा ही हो गया। आप कॉमन कितना ले लो, 2F स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां से कितना, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब एक बात बताइए, एक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2F स्क्वायर इंटू कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे यूज कर सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा बेटा, 4F स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब यहाँ से कितना हो गया, 2F कॉस थीटा बाई 2, कितना बेटा, 2F कॉस थीटा बाई 2। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर कभी भी दो फोर्सेस के, कोई भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर सेम है और इन दो वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट बताओ कितना होगा, रिजल्टेंट कितना, 2F cos थीटा बाई 2, 2F cos थीटा बाई 2। अब यहां से देखो थीटा कितना था, अगर F थीटा की वैल्यू कितनी रख दें यहाँ पर, 120, और 120 बाई 2 कितना, 60, cos 60 कितना बेटा बोलो, 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना F ही आएगा। तो आप इसको यहां करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए बेटा। क्या डायरेक्ट बोला हमने कि अगर दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच एंगल कितना 120 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट फोर्स भी कितना होगा, F होगा, और बिल्कुल इसको बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब यहां से जरा ध्यान सुनना, अगर हम कहें कि दो फोर्सेस मान लो F1 और ये F है और F2 बताओ कितना बेटा, F2 कितना, F, ये एंगल कितना, 90 डिग्री। अब आप बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे तो आप करेंगे अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर अंडर रूट 2F स्क्वायर मतलब रूट 2F, तो आप इसको डायरेक्ट लगा दीजिए ना, 2F cos थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा। रिजल्टेंट बताओ अपना से कितना, 2F cos थीटा बाई 2, और थीटा कितना बेटा, 90, तो 90 बाई 2 अपना से 45, और cos 45 1/√2 कितना हो गया बेटा बोलो, रूट 2F हो गया, लो कितना हो गया, रूट 2F हो गया। अल्फा की वैल्यू भी यहां से कितनी होगी, 45 डिग्री, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो tan अल्फा क्या, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो tan अल्फा की वैल्यू 1, तो अल्फा कितना 45 डिग्री, बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा। मतलब 90 डिग्री है तो कितना 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना।
120 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि जैसे मान लो, देखो ध्यान से, अगर हम ये कहें ये F1 इक्वल टू आपका से कितना बेटा F है, ठीक है ना, और एक आपका से मान लो F2 इक्वल टू आपका से कितना बेटा F है, ठीक है ना, ये एंगल अगर हम 60 डिग्री के हैं, कितना बेटा 60 डिग्री, तो अब रिजल्टेंट आपका से बताओ कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स। अब डायरेक्ट आपका से देख लो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका से क्या फॉर्मूला बताया है, 2F cos थीटा बाई 2। तो बताओ यहाँ पर 2F cos थीटा, थीटा कितना 60 बाई 2 मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू आपका से कितनी होगी, √3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3F हो गया, कितना हो गया √3F हो गया। ये डायरेक्ट याद रखिए। अब मैं आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं कि अगर इन दो वेक्टर को ऐड करना है, ध्यान सुनना, दो वेक्टर्स को क्या करना है बेटा, ऐड करना है, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, कैसे बेटा, इसको सॉल्व करने पे कितना आया था 2F cos थीटा बाई 2, और हमने डिफरेंस में क्या बताया था कि अगर कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो चेंज इन वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया था, डेल्टा बी कितना 2b sin थीटा बाई 2, उसमें क्या चेंज हो रहा था, डायरेक्शन चेंज हो रही थी, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पर डिफरेंस डेल्टा बी कितना 2b sin थीटा बाई 2, और एडिशन में कितना बेटा 2b cos थीटा बाई 2, या 2b cos थीटा बाई 2, या जो भी है फोर्स है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पर 2F cos थीटा बाई 2 आएगा। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो फोर्सेस, इनके बीच एंगल कितना, ये वाला याद रखिए 120 डिग्री है, तो पक्का रिजल्टेंट कितना वही सेम रहेगा, रिजल्टेंट कितना सेम रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है ना। एक बार एक प्रॉब्लम आपको ऐसे पूछा जा चुका था, मॉडुलस ऑफ आपका से P इक्वल टू आपका से मॉडुलस ऑफ आपका से Q, तो हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ P प्लस Q आपका बताओ किसके इक्विवेलेंट होगा, मॉडुलस ऑफ P इक्वल टू आपका से मॉडुलस ऑफ आपका से Q। ये स्टेटमेंट आपका से याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन कब, ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू आपका से कितनी बेटा 120 डिग्री, मतलब दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना 120 डिग्री है, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका रिजल्टेंट भी वही होगा, मतलब ये तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, मतलब जो F1 होगा, जो F2 होगा, वही रिजल्टेंट फोर्स होगा। लेकिन कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो बेटा 120 डिग्री हो, कितनी हो 120 डिग्री हो। इस तरीके से आप हैंडल कर लेंगे, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट यूज करेंगे, मतलब ये ऐसे याद होना चाहिए कि अगर आपको कोई सोते में भी अगर कोई पूछ दे कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए कि बताओ यहाँ पर 2F cos थीटा बाई 2 होता है, और चेंज अगर हमने बताया था डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला पिछले टर्म पर डिस्कस किया था, डेल्टा बी कितना 2b sin थीटा बाई 2। वहां पर क्या चेंज हो रहा था बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड सेम था, तब चेंज कैसे निकालते हैं 2b sin थीटा बाई 2। यहां पर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात हो रही है, यहां पर एडिशन की बात हो रही थी, वहां पर किसकी सब्ट्रैक्शन की बात हो रही थी, चेंज की बात हो रही थी, तो यहां पर 2F cos थीटा बाई 2, और ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। जैसे 12th का एक मैं प्रॉब्लम ले लेता हूं, जरा ध्यान सुनना। एक 12th स्टैंडर्ड का एक प्रॉब्लम है, ये मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा, लामीज थ्योरम। उसके बाद एक 12th का एक मैं यहां पर एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, वहां पर देखिए वेक्टर का पूरा सब यूज होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, यहां पर इसके कॉर्नर्स पर हमने 3 चार्जेस हमने रख दिए, ये बताओ कितना +Q, एक चार्ज हमने यहां पर रख दिया +Q, और एक चार्ज हमने रख दिया +Q। डिस्टेंस कैसी इक्वल है a, ठीक है ना। अब इसके सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड मतलब आपका से यहाँ पर कोई एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से इसके सेंट्रॉइड पर ये डिस्टेंस कितना इक्वल होगी r। तो बताओ इस पर नेट फोर्स आपका से कितना होगा 0। नेट फोर्स या नेट इंटेंसिटी कितनी 0। देखो इसकी वजह से यहाँ पर बताओ इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, और इसकी वजह से बताओ किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। इसकी वजह से यहाँ पर किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। अब बताओ ये एंगल कितना बेटा 60, तो ये एंगल कितना होगा 120, ये भी कितना होगा 120, ये भी कितना होगा 120, मतलब तीनों के फोर्स। अब इसको हम चाहो तो अलग लिख लें,
ये देखिए एक इंटेंसिटी इधर की तरफ हो गई, एक इंटेंसिटी इधर की तरफ हो गई और एक इंटेंसिटी इधर की तरफ हो गई। अब आप बताओ ये एंगल अगर 60 तो ये एंगल आप से बताओ ये कितना होगा 120, ये भी कितना 120, ये भी कितना 120। यही प्रॉब्लम तो आ गया। अब बताइए इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल कितना 120, तो पक्का इनका रिजल्टेंट कितना होगा, ई किधर होगा ऊपर और ई किधर नीचे। तो नेट इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी, ई रिजल्टेंट आपका से कितना होगा 0। लो ये प्रॉब्लम आपका से है, ठीक है ना। पॉइंट आपका समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो ये देखेगा। चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। चलिए बेटा अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका से पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। सपोज आपने कहा कि कोई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना से है, दिस इज अपना एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस, और ये कौन सा बेटा वाई कोऑर्डिनेट इज दिस, और आप यहां पर खड़े हुए हैं, आप यहां पर खड़े हुए हैं, किसका रोल प्ले कर रहे हैं, ऑब्जर्वर का। मैंने पहले भी रेफरेंस फ्रेम में आपको ये आइडिया दिया था कि हम जो भी काम करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में काम करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। एक पॉइंट हमें, रेफरेंस पॉइंट हमें लेना पड़ता है किसके रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं फिजिक्स में। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट आपका से कौन सा हो गया, ऑब्जर्वर, ये ऑरिजिन हो गया। इसके कोऑर्डिनेट बेटा कितना, x कितना 0, y 0, z 0, मतलब जो भी हम स्टार्टिंग करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट आपका से नॉन एज ऑरिजिन। यही तो ऑरिजिन, यही तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। अब इस एक्स वाई प्लेन में आपने यहां पर t = 0 पर ये ऑब्जर्व किया, किसी पार्टिकल की लोकेशन को ऑब्जर्व किया, p पॉइंट पर है और इसके कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे, x, कितना y। इसका मतलब ये हुआ कि ये x, y का मतलब क्या हुआ बेटा कि ऑरिजिन से ये कितना चले, हम x इतना चले और इधर कितना y इतना चले। x ये हो गया और y इधर की तरफ हो गया। अब बताओ x जब इधर की तरफ चले तो किस डायरेक्शन में, आई कैप में, तो x इंटू आई कैप लिख सकते हैं इसको। ये y डायरेक्शन में गए तो यहां से y इंटू जे कैप लिख सकते हैं इसको। अब कभी भी पोजीशन वेक्टर देखा जाए तो पोजीशन वेक्टर में बेटा कुछ नहीं करना है, इनिशियल को पकड़ो, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और डायरेक्ट p पॉइंट को डायरेक्ट आपका से मीट कर दीजिए। तो यही इसका बताओ क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। यही इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, t = 0। पार्टिकल की सिचुएशन ये है, तो बताओ ये दो वेक्टर किस लॉ के तहत है, ट्रायंगल लॉ के तहत। यही तो इसका रिजल्टेंट हो गया, यही इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर बेटा r = यहां से कितना होगा, ये अपना से वेक्टर x प्लस अपना से कितना वेक्टर y हो गया। देखो एक वेक्टर ही हो गया, तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर r = कितना x इंटू आई कैप प्लस अपना से y इंटू अपना जे कैप हो गया। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया बेटा, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो चलिए अगर हम इसका मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इसका हम यहाँ से मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड अपना से बताओ कैसे करेंगे, अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई कैप का कोएफिशिएंट x है तो x स्क्वायर प्लस अपना से कितना y स्क्वायर हो गया। अगर हम इसकी डायरेक्शन अगर पता करते हैं तो डायरेक्शन अपना से बेटा बताओ, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा पता करना है। तो tan अल्फा बताओ क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना y और x कंपोनेंट कितना x हो गया। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ये अल्फा की वैल्यू आप पास हो गई। तो इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। पॉइंट आपको से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा और बात करें पोजीशन वेक्टर में। अगर कभी भी कहा जाए बेटा, ध्यान सुनना, दिस इज आपका से x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, आप यहां पर खड़े हुए हैं, किसका रोल प्ले कर रहे हैं, ऑब्जर्वर का। अगर मैंने कहा कि पार्टिकल की लोकेशन p यहां पर है तो इसमें y कोऑर्डिनेट कितना 0, तो बताओ x, 0, तो इसका पोजीशन वेक्टर यही तो होगा। पोजीशन वेक्टर r कितना होगा, x इंटू कितना आई कैप। अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन यहां पर, इसके कोऑर्डिनेट कितना 0, y, तो इसका पोजीशन वेक्टर r बेटा अपना से कितना होगा, बताइए y इंटू जे कैप होगा। y इंटू कितना जे कैप। पार्टिकल अगर यहां है तो बताओ इसके तो दो कोऑर्डिनेट होंगे, इसके यहां पर कितना x, y, तो x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप। अगर किसी पार्टिकल लोकेशन यहां पर है 3 डायमेंशनल, तो बताओ इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो। तो डायरेक्ट आपको ओपी हम नहीं मिला दिया 3D,
तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे x, y, z। तो पोजीशन वेक्टर r कितना होगा x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा अगर 3D में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर आपस से कैलकुलेट करते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा पोजीशन वेक्टर। उसके बाद चलिए अब मैं बात कर लेता हूं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसकी बात करता हूं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करता हूं। बड़े ध्यान से देखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं। लेट अस सपोज हमने यहां पर ये एक रेफरेंस फ्रेम हमने ले लिया, x कोऑर्डिनेट इज दिस एंड y कोऑर्डिनेट इज दिस। आप यहां पर खड़े हुए हैं, किसका रोल प्ले कर रहे हैं? ऑब्जर्वर का, ठीक है ना। फिजिक्स में जो भी काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कहें, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन कहें, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहें, एक ही बात है। किसी के रिस्पेक्ट में हमें काम करना पड़ता है, किसी एक पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट हमें एज्यूम करना पड़ता है और उसको वो पॉइंट आपका बताइए हमने क्या बोला यहाँ पर? ऑरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट कितना x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू कितना 0। इस प्लेन में ध्यान सुनना, इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में t इक्वल टू 0 पर किसी पार्टिकल को मैंने यहां पर ऑब्जर्व किया, t इक्वल टू कितना 0 पर किसी पार्टिकल को अपने a पॉइंट पर ऑब्जर्व किया। तो जब पार्टिकल को a पॉइंट पर ऑब्जर्व किया तो इसके कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट आप पास से कितने हैं? x1, y1 कहां पर बेटा? t इक्वल टू 0 पर, मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ हो रहा, हो सकता पार्टिकल मोशन कर रहा होगा। t इक्वल टू 0 पर हमने यहां पर देखा, तो अब बताइए आपने तो दिखा, तो आपके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर आप पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये हो गए बेटा। देखो तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1, y1। तो बताओ हम यहां पर लिख सकते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू आपका से कितना 0। तो r1 की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? x1 इंटू आई कैप प्लस आपका से y1 इंटू आपका जे कैप, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। उसके बाद ये पार्टिकल अपना से मोशन करते हुए कहीं अपना से इस तरीके से मान लो मोशन करते हुए ये आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू t सेकेंड पर कहां पर आ गया? b पॉइंट पर आ गया। तो इसकी देखिए लोकेशन चेंज हो गई, तो इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए और इसके कोऑर्डिनेट हमने कितना x2, y2 ले लिया। ये कोई पार्टिकल आर्बिट्रेरी कोई मोशन अपना से करते हुए b पॉइंट पर आ गया t इक्वल टू t सेकेंड पर। अब इसका पोजीशन वेक्टर अपना से बताओ कितना? ये हो गया कितना? r2 हो गया। इनिशियल को पकड़ो और बी को पकड़ो। पोजीशन वेक्टर में इनिशियल पॉइंट कौन सा? ऑरिजिन, ऑब्जर्वर, यही होगा। अब हम यहां से कहें फाइनल पोजीशन वेक्टर की बात करें, फाइनल पोजीशन वेक्टर की अगर बात करें आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू अपना से t सेकेंड, एट t इक्वल टू अपना से t सेकेंड, तो r2 की वैल्यू यहां से बेटा कितनी हो गई? x2 इंटू कितना आई कैप प्लस अपना से y2 इंटू अपना से कितना जे कैप ही होगा। लो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं आगे आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो। इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट मीट कर दीजिए तो वो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपना से वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा बेटा? ए, फाइनल कौन सा? बी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपना से बेटा यही तो डी हो गया, या एस ले लूँ, या इसको चलिए हम आगे चल के डिस्प्लेसमेंट डी को हम यहाँ पर डेल्टा आर बोलेंगे, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट डी अपना से ये हमें कैलकुलेट करना है। अब आप बताइए ये हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान सुनना बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट डी, ये हमें क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होल्ड होगी बाई अपना से ट्रायंगल लॉ। ध्यान से सुनना, बाई अपना से बताओ कौन सा? ट्रायंगल अपना से लॉ। कौन कौन से इन तीन वेक्टर में कौन कौन से दो वेक्टर ट्रायंगल लॉ के तहत अटैच हैं? तो बताओ ये r1 और ये कौन सा? वेक्टर d जो कि अननोन है, हमें पता करना है। तो r1 और d ये किस लॉ के तहत अटैच है बेटा? ट्रायंगल लॉ। देखो इसका हेड और इसका क्या हो गया? टेल। तो हम यहां से कह सकते हैं कि r1 प्लस वेक्टर d इक्वल टू कितना, और ये रिजल्टेंट हो गया इसका, बताइए कितना? r2 हो गया। तो d की वैल्यू यहां से बेटा कितनी हो गई? r2 माइनस r1 हो गया। यही तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम किससे इंडिकेट करते हैं? डेल्टा आर से। किससे बेटा? डेल्टा आर। डेल्टा मीन्स क्या होता है? चेंज। डेल्टा आर
डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा आर ले लें, तो डेल्टा आर की वैल्यू यहां से बेटा कितनी हो गई, डेल्टा आर मतलब फाइनल माइनस कितना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास हो गया है ना। ये डेल्टा मीन्स क्या होता है, चेंज, फाइनल पीबी माइनस इनिशियल पीबी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका से बेटा यहां पर देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहां से देखें डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर डेल्टा आर की वैल्यू आपका से कितनी हो गई, R2 माइनस कितना बेटा, R1, मतलब हम यहां से लिख सकते हैं फाइनल पीबी, पीबी मतलब पोजीशन वेक्टर, माइनस कौन सा बेटा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। तो डेल्टा आर की वैल्यू देखो, सॉल्व करो, R2 यहां से कितना, पोजीशन वेक्टर R2 कितना, x2 इंटू आपका से कितना आई कैप प्लस आपका से y2 इंटू जे कैप माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस आपका से y1 इंटू आपका से जे कैप हो गया। तो डेल्टा आर की वैल्यू यहां से बेटा बताओ कितना, ये आई कैप वाले एक साइड ले लो, तो x2 माइनस x1 इंटू आपका से आई कैप और प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 इंटू आपका से जे कैप, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें, क्या निकालें बेटा बोलो, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड अपना से बताओ, डेल्टा आर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस अपना से y2 माइनस अपना से y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, क्या आ गया, ये लाइन सेगमेंट आ गया, है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप अगर दो पॉइंट्स आपको दे रखे हो तो उनके बीच का डिस्टेंस आपका, यही तो फॉर्मूला आता है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर इसी में डायरेक्शन आपसे पूछा जाए कि इसकी भाई डायरेक्शन आपका से क्या होगी, तो डायरेक्शन आपका से बताओ tan अल्फा, हमारा कंसेप्ट क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू कितना, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो बेटा y कंपोनेंट कितना है, देखो y2 माइनस कितना y1 और x कंपोनेंट कितना x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन कितना x2 माइनस अपना x1, ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन हो गई। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अपना से बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और फिर उसके बाद कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज इतने रखिए, यस, थैंक यू।